हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, जो कि रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स। और ये जो टॉपिक है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और काफी सारे गवर्नमेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी ये टॉपिक काफी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो जो इकोनॉमिक्स है, जितनी भी हमारी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती है ये रेडीमेड आंसर प्रोवाइड नहीं करता। ये हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स बताता है, जिनको हमें मॉडिफिकेशन के साथ जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम होती है वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। देखो जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है इसको एडिशनल स्किल्स और टूल्स भी लगाने पड़ते हैं ताकि इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर जो है यूज किया जा सके। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो हमारे पास है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए डिसीजन इज द सेक्रीफाइस ऑफ अल्टरनेटिव बाय दैट डिसीजन। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो उसके पास जो है 1 हेक्टेयर जमीन है, तो वहां पे वो चने भी ग्रो कर सकता है, वीट भी ग्रो कर सकता है। और अगर वो वीट ग्रो करता है तो डेफिनेटली उसने जो चने बेचने का था उसको सेक्रीफाइस कर दिया। अगर वो चने वहां पे बेचता तो उसको 1000 की इनकम होती। तो ये 1000 जो उसे सेक्रीफाइस किया है दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू foregone by pursuing one course of action rather than another। जैसे हमारे पास 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन है तो हम एक कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो जो सेकंड हमने सेक्रीफाइस कर दिया है अगर हम उसको कैरी ऑन करते तो वहां से हमें कितना रेवेन्यू मिलता वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो सेक्रीफाइस ऑफ ऑल्टरनेटिव इज इन्वॉल्व जब हम डिसीजन करते हैं और हमारे पास क्या होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें चॉइस करनी पड़ती है। नेचुरली अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे हम ए को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या बी को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अगर हम ए का डिसीजन लेते हैं तो बी को हमने सेक्रीफाइस कर दिया और बी को सेक्रीफाइस करने से जो रेवेन्यू हमने सेक्रीफाइस किया है वो ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन थिंग, so cost of producing one thing is measured in terms of what was given up in terms of next best alternative। जो हमारे पास next best alternative था जिसको हमने sacrifice किया है, उसका जो हमने छोड़ दिया है उसके रूप में मेयर किया जाएगा। फर्ग्यूसन ने कहा है अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, कि अगर हमने 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करना है तो उसकी जगह पे जो हमने अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई जो है सेक्रीफाइस किया है ताकि वो रिसोर्सेज जो है हम एक्स को प्रोड्यूस कर सकें वाई को सेक्रीफाइस करके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे ए व्यक्ति है, वो जॉब कर रहा है तो प्रेजेंट जॉब के अंदर इज गेटिंग 15,000, तो वो जॉब वो तभी छोड़ेगा जब उसको दूसरी जॉब के अंदर 15,000 या उससे ज्यादा अमाउंट मिले। तो 15,000 जो है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे फर्म जो है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो नेचुरली वहां पे जो वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करती है, तो वहां से जो उसको रेवेन्यू मिलता वो जो उसने डिसीजन लिया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। देखो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमने ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया, जैसे एक के पास 1 लाख है, अगर वो बैंक में रखता, एफडीआर बनाता, तो मान लो वहां पे 8% इंटरेस्ट है तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है 8,000। और अगर यही 1 लाख वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी 8,000 के मिनिमम उसको इसके अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। और उसी तरह जो एक एंटरप्रेन्योर है जिसने खुद का बिजनेस खोला हुआ है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम जो है वो अपने बिजनेस को डिवोट करता है। अगर वो अपना बिजनेस ना खोल के कहीं और जॉब करता तो उसकी जो जॉब करके वो कमाता वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। जैसे मान लो ए व्यक्ति है,
अगर वो जॉब करता है उसको 20,000 मिलता, बट वो अपना बिजनेस खोलता है तो कम से कम उसे 20,000 की इनकम होनी चाहिए। और उसी तरह अगर हम मशीन को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, अगर हम उस पे ए प्रोडक्ट बना सकते हैं, बी प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट हम ए प्रोडक्ट को बनाने का डिसीजन लेते हैं, अगर हम बी को बनाते तो हमें 2000 की इनकम होती, तो वो 2000 की जो इनकम हमने सेक्रीफाइस की है दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसी तरह ये चीजें हमने याद रखनी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए गिवन सम ऑफ मनी कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि जैसे अगर हम पैसे को जो है बैंक में भी रख सकते हैं, बिजनेस के अंदर भी लगा सकते हैं, किसी को हम लेंड भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पैसे की वो कभी भी जीरो नहीं होती। जिन डिसीजन के अंदर चॉइस करनी होती है तो वहां पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, मॉनेटरी भी हो सकती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल हम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है या मशीनों को रिप्लेस करना है। अगर कोई वर्कर जो है उसके पास सफिशिएंट वर्क नहीं है, तब वहां पे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। और अकाउंटेंट जो होता है जब वो डिसीजन लेता है तो उसके अंदर आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो वो एक्चुअल में पे करता है उसको कंसिडर किया जाता है। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। देखो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल जो है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज किया जाता है और ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के साथ भी जुड़ा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट होती है कि एडिशनल यूनिट को अगर हम बनाते हैं तो उसकी एडिशनल कॉस्ट, सॉरी एक यूनिट को एक्स्ट्रा बनाने से उसकी एडिशनल कॉस्ट क्या है, एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने से उसकी एडिशनल रेवेन्यू कितना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम जैसे मान लो पहले हम 1000 चीजें बना रहे हैं, अब 1200 बना रहे हैं, तो 200 जो है हमने चेंज कर दिया है। तो ये जो 200 का हमने डिसीजन लिया है इससे कॉस्ट और रेवेन्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल लगाते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कि जब हमने डिसीजन लिया है कि प्रोडक्शन को पहले से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो टोटल कॉस्ट के अंदर वो पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से क्या चेंज आता है। और उसी तरह जब हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा पहले से ज्यादा यूनिट सेल करने हैं, तो उससे हमारे टोटल रेवेन्यू के अंदर जो है क्या चेंज आता है, दैट इज ड्यू टू द पर्टिकुलर डिसीजन। और जब हमने डिसीजन लेना होता है तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के साथ कंपेयर करते हैं। देखो एक डिसीजन जो है फायदे वाला है, मोर प्रॉफिटेबल है, अगर वो कॉस्ट के मुकाबले में हमारे रेवेन्यू, हमारी इनकम को इंक्रीज करता है। और उसी तरह क्या है कि अगर हम वो डिसीजन करते हैं तो हमारी कुछ कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, लेकिन कुछ कॉस्ट हमारी इंक्रीज भी होती है। जो कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती है वो इंक्रीज कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। उसी तरह अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कुछ रेवेन्यू बढ़ जाता है और कुछ अदर डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है, और जो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है वो डिक्रीज रेवेन्यू से ज्यादा होता है। और उसी तरह क्या है कि ये कॉस्ट को ज्यादा डिक्रीज करता है रेदर कि रेवेन्यू को डिक्रीज करे। इट डिक्रीजेस कॉस्ट मोर देन इट डिक्रीजेस रेवेन्यू, रेवेन्यू को डिक्रीज करता है बट उससे ज्यादा ये कॉस्ट को डिक्रीज करता है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल हम किस तरह से लगाते हैं कि सपोज ए फर्म गेट्स एन ऑर्डर विच कैन ब्रिंग एन एडिशनल रेवेन्यू ऑफ ₹2000। नॉर्मल कॉस्ट जो है दैट इज 550 लेबर है, मटेरियल 850 है, ओवरहेड 700 है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 300 है। अगर हम टोटल कॉस्ट के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल कॉस्ट हमारी 2400 है और जो रेवेन्यू है दैट इज 2000, तो इसको लेने से हमें 400 का लॉस होगा। पर जब हम इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो एक लेवल तक रिकवर हो जाती है, क्योंकि जब हम एडिशनल ऑर्डर लेते हैं तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती। 350 प्लस 850 प्लस 200 तो ये आ जाता है 1400। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट हमारी जो बढ़ेगी वो 1400 बढ़ेगी, लेकिन रेवेन्यू हमें मिलेगा 2000 का, तो यहाँ पे हमें 600 का जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। देखो ये जो 2000 का ऑर्डर हम अलग से एक्सेप्ट करे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास आइडल कैपेसिटी क्या है, लेबर कितनी अवेलेबल है,
जिनको हमने यूज करना है। और उसी तरह देखो, जब हम इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल लगाते हैं तो हमें और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि कई बार शॉर्ट रन के अंदर हो सकता है हमें बेनिफिशियल हो, बट लॉन्ग रन के अंदर जो है हमें नुकसानदायक हो। तो वो सारी चीजें हमें असेस करनी पड़ती है। उसी तरह जैसे मैंने कहा था कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट और रेवेन्यू जो है, इसको हम क्लोजली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, बट इसके अंदर फर्क है। देखो, इंक्रीमेंटलिज्म जो होता है कि जब बल्क, जैसे हमने 1000 से 2000 कर दिया, बल्क के अंदर चेंजेस कर दी। बट मार्जिनल कंसेप्ट जो होता है कि 1 यूनिट, अगर हम पहले 10 यूनिट बना रहे थे, अब हमने 11th यूनिट बनाने शुरू किए, तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया। देखो, इंक्रीमेंटल ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन मार्जिनलिज्म के कंपैरेटिवली इसको हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है यूज करते हैं। बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर इंक्रीमेंटल और मार्जिनल रेवेन्यू जो होती है सेम होती है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज होता है जब हम एक यूनिट को इंक्रीज करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम इकोनॉमिक डिसीजन जो है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अगर हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो हम डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। ए डिसीजन इज ऑप्टिमम इफ इट इंक्रीजेस रेवेन्यू मोर देन द कॉस्ट, और इफ इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन द रेवेन्यू। इफ नेट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हमारा पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा डिसीजन जो है ऑप्टिमम है। थर्ड जो डिसीजन है, दैट इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। इसका मतलब होता है कि जो आज हमें 1 रुपये मिल रहा है और 1 रुपये जो हमें एंड में मिल रहा है, जो आज प्रेजेंटली वी आर गेटिंग 1 रुपये, उसकी वैल्यू जो हमें 1 साल के बाद 1 रुपये मिलेगा उससे ज्यादा होती है। तो टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल हमें बताता है कि डिसीजन मेकर जो है, जब वो डिसीजन लेता है, तो टाइम को भी वो उसके अंदर कंसिडर करे। तो मार्शल के मुताबिक जो टाइम एलिमेंट है वो जो है दैट इज क्रूशियल एलिमेंट इन प्राइसिंग सिस्टम। तो टाइम एलिमेंट, जब प्राइस को हम डिटरमिन करते हैं, तो टाइम एलिमेंट दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं। और शॉर्ट पीरियड वो पीरियड भी होता है जिसके अंदर जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इट इज द टाइम पीरियड इन विच वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी चेंज बाय अल्टरिंग द साइज ऑफ द फर्म, और स्केल भी नहीं चेंज कर सकते। आउटपुट को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स को चेंज करके। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर जो है ऑल द फैक्टर्स जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ प्लांट कैन बी चेंज्ड टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। देखो, लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसके अंदर सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, जहां पे हम साइज ऑफ द फर्म और स्केल को हम चेंज कर सकते हैं। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को जो है कंसिडर करना चाहिए कि उसका रेवेन्यू और कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर जो है, मतलब हमें शॉर्ट रन के अंदर ज्यादा फोकस, मतलब उसका लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन क्या होगा उसको भी हमने साथ के साथ डिसीजन लेना है। देखो, Moti and Paul have cited the case of a printing company which followed the principle of never quoting price below full cost। कि कभी भी उन्होंने जो प्राइस थी फुल कॉस्ट से नीचे नहीं किया, चाहे उनके पास आइडल कैपेसिटी होती थी और मैनेजमेंट को पता होता था कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है कॉस्ट से नीचे है, क्योंकि उनको लगता था कि अगर आज हमने आइडल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए लो कॉस्ट मेंशन कर दी, तो इसका लॉन्ग रन इम्पैक्ट ज्यादा होगा और वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए क्या था कि वो शॉर्ट रन गेन के लिए लॉन्ग रन की जो नुकसान था वो मतलब वो हमेशा ये नहीं चाहते थे कि शॉर्ट रन गेन को प्राप्त करने के लिए लॉन्ग रन में हमें नुकसान। मैनेजमेंट को लगता था कि अगर हमने कुछ कस्टमर के लिए रेट रिड्यूस कर लिया, तो उसका जो कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। उसी तरह डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल,
देखो, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर कोई डिसीजन जो है हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू को फ्यूचर डेट के अंदर जो है इफेक्ट करता है, तो हमें उन कॉस्ट और रेवेन्यू को डिस्काउंट करना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम उनका कंपैरिजन कर सकें। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग प्रिंसिपल हमें बताता है, जिसके अंदर मनी रिसीट या पेमेंट्स होती है, तो वहां पे हमें वो तभी यूजफुल होती है जब हम उनकी डिस्काउंटिंग करते हैं, क्योंकि जो आज रुपये हम मिल रहा है, डेट इज उसकी वैल्यू ज्यादा है रदर हमें एक साल के बाद मिले। दिस इज बिकॉज मनी हैज टाइम वैल्यू फॉर थ्री रीजन। अर्निंग पावर होती है, और चेंजिंग प्राइस, और इसके साथ अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है। Money has a earning power because it can earn at least an interest rate even if it is deposited in the bank. देखो, मनी जो होती है उसके पास अर्निंग पावर होती है, अगर हम बैंक में भी डिपॉजिट कर दे तो भी हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू होगा। और रुपी टुडे जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है जो रुपी हमें फ्यूचर डेट में मिलता है। और मनी की हमेशा ड्राइव डिमांड होती है। ड्राइव डिमांड का मतलब होता है कि मनी जो है जिससे हम चीजों को खरीद सकते हैं, अगर हमने ज्यादा चीजें खरीदनी है तो ज्यादा मनी हमें चाहिए होगी। और डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि जैसे पीडब्ल्यू जो है डेट इज द प्रेजेंट वर्थ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ₹100 जो है डेट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई जो है डेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम उसकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिस्काउंटिंग करते हैं ताकि उसके प्रेजेंट वर्थ को हम जान सके। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेट इज 5%, और हमें बताना है कि हाउ वी हैव टू ascertain हाउ मच मनी टुडे विल बिकम ₹100 1 ईयर आफ्टर। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा देते हैं, पी डब्ल्यू प्रेजेंट वर्थ ₹100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, और आई जो है डेट इज 5%, तो ये हो जाएगा 1.05। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाती है 95.24, कि जो ₹100 हमें एक साल के बाद मिलेगा उसकी प्रेजेंट डेट के अंदर जो वर्थ है डेट इज ₹95 ₹95.24। और उसी तरह अगर अपने 100 की 2 सालों के बाद निकालनी है तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 2। तो ये हमारे पास आ जाती है 90.70, कि जो हमें 2 सालों के बाद पैसा मिलेगा उसकी जो वर्थ है वो 90.70 पैसा है। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल जो है हमारा, अगर कोई डिसीजन जो है कॉस्ट रेवेन्यू को फ्यूचर डेट पे इम्पैक्ट करता है, तो नेचुरली इन कॉस्ट और रेवेन्यू को हमें जो है डिस्काउंट करना चाहिए ताकि हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू को जान सके, और नेट रिटर्न एट प्रेजेंट जो है उसको हम कंपेयर कर सके, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके। इकोनॉमिक डिसीजन जो है डेट इज वाइज अगर वो पॉजिटिव नेट रिटर्न हमें जनरेट करता है। उसके बाद है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ये हमें बताता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हमने जो है किस तरह से एलोकेट करना है। देखो, एक इनपुट को हम इस ढंग से एलोकेट कर सकते हैं कि जो लास्ट यूनिट दैट द वैल्यू एडेड बाय द लास्ट यूनिट जो है, जैसे एक इनपुट जो है उसको हमने अलग अलग चीजों के अंदर एलोकेट किया है, तो जो लास्ट यूनिट से जो वैल्यू एडिशन होती है सब केसेस के अंदर सेम है। Rational decision maker would allocate or hire his resources in such a way ratio of marginal return and marginal cost of various uses of a given resources जो है that is the same। जैसे इसके कहने का मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड है, अगर हम अलग अलग कमोडिटीज के अंदर यूज करते हैं तो जो लास्ट यूनिट हम ए कमोडिटी के अंदर यूज करते हैं या ए यूज के अंदर यूज करते हैं, जो लास्ट हम बी के अंदर करते हैं, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है बराबर होनी चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करना चाहता है, तो वो अपनी मनी को अलग अलग गुड्स के अंदर इस ढंग से एलोकेट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी वन जो है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड वन, मार्जिनल यूटिलिटी टू जो है गुड टू से है, एमसी वन जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड वन, एमसी टू जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड टू। सिमिलरली जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो भी अपने इनपुट्स को इस ढंग से मिक्स करता है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इनपुट वन विच इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ टू डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू के बराबर है, तभी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी।
देखो, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ए फर्म जनरली अज्यूम कि फर्म को अपनी कॉस्ट और डिमांड के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में पूरी नॉलेज है। पर जब हम रियल वर्ल्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। वहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, जो कि हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू की एस्टिमेशन को इन्फ्लुएंस करती है, और जिसकी वजह से हमारी फर्म के डिसीजन भी इम्पैक्ट होते हैं। तो मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि ये जो डिसीजन है इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि फ्यूचर कंडीशन जो होता है उनको हम परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमेशा रिस्क और अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है होती है। और इकोनॉमिस्ट जो है दे हैव ट्राई टू टेक अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की हेल्प से अनसर्टेनिटी और रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। या अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं उससे जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हम लेते हैं कि वो इस सर्टेन रेंज के अंदर जो है फॉल करेगा। और ईच वैल्यू की क्या होता है कि एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लो 100 की है तो उसकी 10 प्रोबेबिलिटी है, 200 है तो उसकी 5 प्रोबेबिलिटी है, तो इस तरह से वो एस्टिमेट करते हैं। डिसीजन मेकर जो है इन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को उनको असाइन करता है, ताकि हर एक स्ट्रैटेजी की हम पॉसिबल प्रॉफिटेबिलिटी देख सकें और मैथमेटिकली उसकी एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट कर सकें। और उसी तरह जो फ्यूचर इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको सब्जेक्टिवली हम डिटरमिन करते हैं। वो इन्फ्लुएंस करती है टाइम हॉरिजन से, और जो डिसीजन मेकर है उसका रिस्क एटीट्यूड क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर रेट ऑफ चेंजेस क्या है। डिफरेंट फर्म जो होती है उनका डिफरेंट टाइम हॉरिजन होता है, डिफरेंट रिस्क एटीट्यूड होता है, और अनसर्टेन फ्यूचर को वो किस तरह से असेस करती है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड हम नहीं कह सकते कि ये मेथड चूज कर लो जो सारा ही इम्पैक्ट जो है स्टडी करेगा। नो प्रूवन मेथड इज देयर टू अकोमोडेट द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मैनेजर जो है उसको अपनी जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है कि जो रिस्क और अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजन है उनको किस तरह से लेना है और रिस्क और अनसर्टेनिटीज को किस तरह से मिनिमाइज करना है।